हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का टॉपिक है 1 अप्रैल को अप्रैल फूल क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे क्या राज है, क्या कहानी है, आइए जानते हैं। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, यानी भारतीय रिजर्व बैंक स्थापना दिवस। इसकी स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई है। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांत के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई थी और आजकल लोग 1 अप्रैल को अप्रैल फूल मनाते हैं और सभी को बेवकूफ बनाते हैं। प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, महान रिसर्च ग्रंथ की रचना। 14 अप्रैल 1923 को डॉक्टर अंबेडकर बंबई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस डीएससी से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपये की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, लंदन के पब्लिशर पी.ए. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 को प्रकाशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए गए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था। उन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉक्टर अंबेडकर जी द्वारा की गई ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे, लेकिन फिर भी इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की। यही नहीं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इससे डॉक्टर अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपये का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया। अब तक डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, डीएससी और ग्रेज इन से 8 लाख की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वे दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे, नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति
वह बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के राणा डे भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षण शिक्षा ग्रहण किया कोई भी व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी। डॉक्टर अंबेडकर फुले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। मजदूर किसान नेता के रूप में उभरे डॉक्टर अंबेडकर। मजदूरों की इस बड़ी हड़ताल व सभा की सफलता से यह बात सामने आई कि डॉक्टर अंबेडकर जैसे व्यक्ति श्रमिक संगठनों में नेतृत्व करने में सक्षम हैं। उनके नेतृत्व में मजदूरों के हितों का बड़ा काम किया जा रहा था। इसके बाद प्रथम श्रेणी के मजदूर नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति फैल गई। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर ने यह हड़ताल कम्युनिस्ट संगठनों व अपनी पार्टी के साथ की थी, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाए रखी, क्योंकि वह कम्युनिस्टों के व्यवहारिक पक्ष के हमेशा से विरोधी थे। सभा को सफल बनाने में डॉक्टर अंबेडकर ने काफी मेहनत की थी। वहां जुलूस में फूलों से सजी खुली गाड़ी में डॉक्टर अंबेडकर व जमुना दास मेहता ही खड़े हुए सभी का अभिवादन कर रहे थे। मजदूरों ने भी बाबा साहब को एक प्रतिभाशाली नेता पाकर खुशी जताई। डॉक्टर अंबेडकर के विरोधियों को भी ईर्ष्या होने लगे कि डॉक्टर अंबेडकर अब भूमिहीन मजदूरों किसानों के नेता के रूप में उभर रहे हैं। एक मजदूर नेता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा बन गए और अखिल भारतीय स्तर पर मजदूरों की समस्याओं के क्षेत्र में उन्हें स्वीकार किया जाने लगा। उन्होंने हमेशा मजदूर आंदोलनों को कम्युनिस्टों के वर्चस्व अर्थात शोषण से बचाए रखा। हड़ताल के बाद सरदार पटेल ने कहा कि मजदूर नेताओं ने हिंसक ढंग का प्रयोग किया। उत्तर में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि सरदार पटेल का व्यक्तित्व शुरू से अंत तक झूठ का पुलिंदा है। 6 नवंबर को विशाल मजदूर सम्मेलन और 7 नवंबर 1938 को हड़ताल की विराट सफलता की चर्चा देश भर में होने लगे। यह जानकर संयुक्त उत्तर प्रदेश के किसान नेता स्वामी सहजानंद बंबई में डॉक्टर अंबेडकर के निवास पर मिले। उन्होंने किसानों और मजदूरों की समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को कांग्रेस में शामिल होकर साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष करने की राय दी। इस पर डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि कांग्रेस तो खुद पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद की पोशाक है, जो किसानों और मजदूरों के हितों की बलि देकर पूंजीपतियों व अन्य लुटेरों को स्वार्थों की पूर्ति के लिए विधानमंडलों का इस्तेमाल कर रही है। इसलिए वह ऐसे संगठन से नहीं जुड़ सकते जो इस देश की 80% जनसंख्या के हितों की अनदेखी कर रहा हो। दिसंबर 1938 में हैदराबाद रियासत के औरंगाबाद शहर में दलित परिषद का पहला सम्मेलन हुआ। वहां के अध्यक्ष ने बाबा साहब के समक्ष दलितों की दुर्दशा का मार्मिक वर्णन करते हुए बताया कि यहाँ के दलितों को किस प्रकार जबरदस्ती मुस्लिम धर्म की ओर खींचा जा रहा है।
मुसलमानों की मदद से अछूतों को सार्वजनिक तालाबों पर पानी भरने नहीं देते हैं और मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। इस अवसर पर बाबा साहब ने उन्हें आत्मनिर्भर बनने का संदेश दिया तथा धर्म परिवर्तन के महत्व के बारे में बताया। 25 अक्टूबर 1939 को बम्बई विधानसभा में कांग्रेस द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें ब्रिटेन व जर्मनी के बीच छिड़े सेकंड वर्ल्ड वार में भारतीयों की अनुमति बिना भारत को शामिल करने की निंदा की गई। इस प्रस्ताव के संशोधन में बाबा साहब ने कहा कि युद्ध में भारत का सहयोग लेने के लिए यह जरूरी है कि यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू की जाए। भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र माना जाए जिसे अपना ऐसा संविधान बनाने का अधिकार हो जिसमें अछूतों व अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकारों की बातें भी शामिल हो और इन उपेक्षित वर्गों के प्रतिनिधियों के पक्ष को भी सुना जाए। फिर संविधान को ब्रिटिश सरकार लागू करने के लिए भी बाध्य हो। लगभग 2 घंटे लंबे भाषण में उन्होंने कहा कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस में हमने इस विषय को ठोस ढंग से रखा कि भारत की सुरक्षा की जिम्मेदारी भारत के नागरिकों की ही होनी चाहिए, न कि ब्रिटेन की। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब कभी अछूत व देश हित के बीच टकराव होगा तो मैं सदन में भारत के दलितों की दयनीय दशा के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने आगे कहा, देश के हर गांव में बाहर की ओर मिट्टी के बने झोपड़े नुमा घरों की अछूतों की बस्ती होती है, जिसे आप लोग महारवाड़ा, चमारवाड़ा या भंगीवाड़ा कहते हैं। बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू अब भी समता, स्वतंत्रता व भाईचारे के सिद्धांतों के खिलाफ है। क्या हिंदू बहुसंख्यक हमें सांस भी लेने देंगे, जिंदा भी रहने देंगे? 1930 में निकाली दांडी यात्रा के समय कांग्रेस जनों ने विधानसभाओं का बहिष्कार किया और नारे लगाए कि विधानसभाओं में जाना हराम है। काउंसिल में कौन जाएंगे? टेढ़े जाएंगे, चमार जाएंगे। यह है सवर्ण हिंदुओं की हमारे प्रति मानसिकता। अछूतों को राजनैतिक गुलाम बनाने की साजिश के बारे में उन्होंने कहा, पुरानी वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण शिक्षा, वैश्य व्यापार, क्षत्रिय युद्ध तथा शूद्र सेवा के लिए बाध्य है। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब वैश्य राजनीति में व्यापार करता है, लेकिन शूद्रों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। देश भर में विधानसभाओं के मंत्रिमंडलों की बनावट से साबित हो रहा है, शूद्र सामाजिक के साथ अब राजनैतिक दृष्टि से भी शूद्र हो गया है। लेकिन मैं इसे सहन नहीं करूंगा। मैं इस दशा को बदलने के लिए अपने रक्त की आखिरी बूंद भी बहा दूंगा। यदि सवर्ण हिंदुओं ने सामाजिक व आर्थिक गुलामी के साथ राजनैतिक गुलामी भी हम पर लाद दी तो मैं इसे हरगिज सहन नहीं करूंगा। मैं फिर कहता हूं कि मैं इसे सहन नहीं करूंगा। हम ऐसे संविधान को आज्ञा नहीं दे सकते जो हिंदुओं के लिए तो आजादी प्रदान करता हो, लेकिन हमारे ऊपर साम्राज्य स्थापित करता हो। हम उस संविधान को कभी स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें हमें आजादी व
बराबरी के हक नहीं मिले हों। बाबा साहब ने आगे कहा। गोल में सभा में शामिल हुए यूरोपीय सदस्य इस बात से घबराए हुए थे कि मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गया हूँ, लेकिन मैं इस देश के मन में कोई संदेह नहीं रहने देना चाहता कि मेरी एक और भी निष्ठा व वफादारी है जिससे मैं बंधा हुआ हूँ और जिससे मैं संबंधित हूँ। जब कभी अछूतों और देश के हितों में टकराव होगा, मैं अछूतों के हितों को प्राथमिकता दूंगा, और जब मेरे व देश के बीच का प्रश्न होगा तो मैं देश के हितों को प्राथमिकता दूंगा। इसलिए सदन के अंदर व बाहर हर किसी को मेरी स्थिति अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए। मैं किसी अत्याचारी जनसंख्या या पार्टी का समर्थन करने वाला नहीं हूँ जो देशभक्ति का ढिंढोरा पीटती है। इस प्रकार बंबई विधानसभा ने सेकेंड वर्ल्ड वार के खिलाफ प्रस्ताव पास किया, जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन और जर्मनी के बीच युद्ध में भारतीयों को उनकी रजामंदी के बिना ही झोंक दिया। भारतीयों की राय की परवाह किए बगैर केंद्र ने प्रांतीय सरकारों के अधिकार कम कर दिए, साथ ही भारत विरोधी कानूनों को भी पास कर दिए। 22 अक्टूबर 1939 को कांग्रेस सरकार ने बंबई विधानसभा से बाहर निकल आने का फैसला किया। 31 अक्टूबर को विधानसभा के अधिवेशन का आखिरी दिन भी था। उसी दिन सरकार ने जात भेद दूर करने संबंधी एक बिल पेश किया, जिसका नाम था हरिजन बिल। इस बिल का विरोध करते हुए आर भोले ने एक मराठी कहावत का हवाला देते हुए कहा कि राजा इतना दयालु हुआ कि उसने हमारे हाथों में कड़वा तूंबा दे दिया। और वह भी फूटा हुआ। कांग्रेस के गांधीवादियों के कथित अछूत प्रेम के ढोंग के लिए यह जोरदार व्यंग था। कांग्रेस के फैसले के बाद 3 नवंबर 1939 को बंबई विधानसभा भंग कर दी गई और उसके साथ ही बाबा साहब की विधानसभा की मेंबरशिप भी खत्म हो गई। भारतीयों की भागीदारी की फेडरल स्कीम का विरोध। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को अधिक से अधिक सत्ता में भागीदारी देने के लिए संघीय योजना फेडरल स्कीम पेश की। लंदन में चर्चा के बाद वायसराय भारत लौटे तो इस स्कीम को लागू करने की इच्छा जाहिर की। इस योजना में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की धाराएं आदेश रियासतों की लिखावटें आज शामिल थी। ब्रिटेन के राजनेता रियासती सरकारों को आजाद सरकार बनाए बिना रियासतों को फेडरेशन में शामिल किया जाए, यानी रियासतदार ने यदि रियासत में प्रजातंत्र लागू नहीं भी करे तो भी उन्हें संघ राज में शामिल कर दिया जाए। हिंदू महासभा इसको लागू करने के पक्ष में थी, जबकि कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस फेडरल स्कीम के खिलाफ थे। मुसलमान पहले से ही इसका विरोध कर रहे थे। बाबा साहब इस स्कीम के परिणामों से अच्छी तरह वाकिफ थे, इसलिए इसके विरोधी थे। 29 जनवरी 1939 को गोखले राजनीति व अर्थशास्त्र संस्थान की ओर से
आयोजित सभा में उन्होंने अपने 2 घंटे के भाषण में कहा कि यह स्कीम देश की आजादी के मार्ग में पूरी तरह बाधक सिद्ध होगी। कारण स्पष्ट करते हुए कहा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो स्वतंत्र होंगे, जबकि रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटेन की नौकरशाही ब्यूरोक्रेसी के हाथों में खेलेंगे और राजा रजवाड़ों को अपने प्रतिनिधि चुनने के अधिकार देंगे। इसके अलावा यह स्कीम नागरिक प्रणाली स्थापित नहीं करती और न ही राष्ट्रीयकरण के सिद्धांतों से मेल खाती है, जो कि आज के भारत की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि फेडरल स्कीम देश में एकता नहीं ला सकेगी, क्योंकि सभी रियासतों को इसमें शामिल होने की छूट नहीं है और न ही यह कोई जिम्मेदार सरकार बना पाएगी, क्योंकि फेडरल स्कीम उसे भी खत्म कर देगी। अपने भाषण में उन्होंने रानडे व गांधी जी के समय का तुलनात्मक लेखा जोखा भी पेश किया। रानडे युग की प्रशंसा करते हुए कहा कि रानडे युग ईमानदार और प्रजापालक युग था। रानडे युग में नेता भारत को आधुनिक बनाने के लिए संघर्ष करते थे। नेता लोग अपने पहनावे को सलीकेदार बनाने पर जोर देते थे। ढंग से कपड़े नहीं पहनने वालों को ठीक नहीं समझा जाता था। उस युग में लोग जीवन के तथ्यों की सही जानकारी जुटाने में लगे रहते थे, लेकिन गांधी जी के युग में लोग अधनंगे रहने में अपना सौभाग्य व शान समझते हैं। वे अपने आप को प्राचीन भारत का प्रतीक मानने लगे हैं। राज्य में चुने जाने वाले नेताओं के लिए योग्यता का कोई आधार नहीं रहा। लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। गांधी युग के लोगों में अपने जीवन व देश के भविष्य के बारे में विचारशील सोच व स्वतंत्रता से विचार करने की प्रवृत्ति नहीं है। उनकी बुद्धि का दम निकल गया। इसलिए बाबा साहब को अपने भाषण में यह तक कहना पड़ा कि गांधी युग इज द डक के ऑफ इंडिया, यानी गांधी युग भारत का एक अंधकारपूर्ण युग है। फरवरी 1939 में बंबई विधानसभा में बाबा साहब ने बजट की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि कांग्रेस की नीतियां किसान, मजदूर व गरीब विरोधी है। इस दौरान उन्होंने आबकारी नीति के तहत शराब तथा रोक लगाने संबंधी मुद्दे पर भी विस्तृत रिपोर्ट पेश की। प्रॉब्लम ऑफ रूपी महान रिसर्च ग्रंथ की रचना। 14 अप्रैल 1923 को डॉक्टर अंबेडकर बंबई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार कर लिया। इस प्रकार उनकी वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस बीएससी से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपये की समस्या यानी प्रॉब्लम ऑफ रूपी लंदन के पब्लिशर पी.ए. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार के रूप में समर्पित किया था, जिन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में
अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। इस ग्रंथ की भूमिका उनके शिक्षक प्रोफेसर एडविन द्वारा लिखी गई। हालांकि प्रोफेसर एडविन डॉक्टर अंबेडकर द्वारा किए गए ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आलोचना से सहमत नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर की बुद्धिमत्ता से लिखे गए ग्रंथ की बहुत तारीफ की। यही नहीं, दुनिया भर के अर्थशास्त्रियों ने भी इसकी सराहना की। इससे डॉक्टर अंबेडकर ने यह सिद्ध कर दिखाया कि रुपये का पाउंड के साथ रिश्ता जोड़कर ब्रिटिश सरकार ने भारत की जनता को काफी नुकसान पहुंचाया। अब तक डॉक्टर अंबेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से एमए, पीएचडी, लंदन यूनिवर्सिटी से एमएससी, डीएससी और ग्रेड इन से बार 8 लाख की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वे दलितों की आर्थिक, सामाजिक व राजनैतिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे, नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के नाट्य भंडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर का व्यक्तित्व कहीं ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर शिक्षा ग्रहण किया कोई व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी। डॉक्टर अंबेडकर फुले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अछूत बैरिस्टर की वकालत संघर्ष 100 गुना बढ़ा। अब बंबई में उन्होंने वकालत कर परिवार का भरण पोषण करने तथा समाज सुधार के लिए काम करने का तय किया। वे परिवार के पास रहकर उनका भी पूरा ध्यान रखना चाहते थे, जो अब तक नहीं कर पाए थे। वकालत के पेशे द्वारा वे अछूत वर्ग का भी भला करना चाहते थे, लेकिन उस समय पैसों का भारी संकट था। यहाँ तक कि वकालत की सनद लेने के लिए पास में पैसे नहीं थे। इस समय फिर उनके मित्र नवल मथेलना ने मित्रता का फर्ज पूरा किया। उनके लिए पैसे से मित्र भीमराव ने वकालत की सनद प्राप्त की। एक बैरिस्टर के रूप में जून 1923 में वकालत शुरू की। प्रैक्टिस तो शुरू कर दी, लेकिन हर ओर जातवादी मानसिकता के चलते सफल होना आसान नहीं था। जात से अछूत कानूनी दांव पेचों का अनुभव नहीं होना, आंदोलनों का खराब माहौल आदि कई मुश्किलें सामने खड़ी थी। लेकिन साहस के धनी डॉक्टर अंबेडकर को अपनी बौद्धिक क्षमता पर पूरा भरोसा था। फिर ये कोई नई समस्याएं नहीं थी। जातीय भेदभाव के कड़वे दंश तो वे आज तक झेलते आ ही रहे थे। समस्याओं के आगे झुक जाना उन्हें स्वीकार नहीं था। वह तो अपने अछूत समाज को अन्याय के खिलाफ संघर्ष के लिए प्रेरित कर रहे थे। लंदन से लौटने के बाद उनके अनुयायियों ने उन्हें सम्मान पत्र और कुछ धन की थैली
भेंट करने का कार्यक्रम बनाया, लेकिन बाबा साहब ने इसके लिए साफ मना कर दिया। अब वे शाम के समय बस्ती के लोगों के साथ बैठकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। वे अपने कार्यकर्ताओं को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन दिनों बाबा साहब के प्रति समाज में नई आस्था व उत्साह था। खूब हलचल थी, लेकिन अछूत जातियां संगठित न होने के कारण बिखर पड़ी थी। जून 1923 में बाबा साहब ने बॉम्बे बार के अपलीट शाखा में वकालत शुरू की। बॉम्बे हाई कोर्ट में जात की सड़ांध भरी पड़ी थी। अछूत वकील के लिए तो वहां संघर्ष कई गुना ज्यादा था। वहां उनका मुकाबला यूरोपियन बैरिस्टरों से था। वहां यह धारणा थी कि वे अंग्रेज जजों के सामने ज्यादा प्रभावशाली होते थे। गोरी चमड़ी के बैरिस्टर वकीलों की जज ज्यादा मानते थे। इसलिए भारतीय वकीलों को भी इसका एहसास था। भीमराव के लिए तो हर ओर दरवाजे बंद थे। सवर्ण हिंदू सोशलिस्ट तो डॉक्टर अंबेडकर के साथ काम करने को बिल्कुल मना कर देते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि अछूत बैरिस्टर के साथ काम करने से दूसरे सवर्ण हिंदू उनके पास आना बंद कर देंगे। इसी दशा में डॉक्टर अंबेडकर जिला कचहरियों में भी वकालत करते थे। शुरुआती संघर्ष के बाद उनकी वकालत की चर्चा होने लगी और सफलता मिलती गई। उन्होंने लोगों की उस धारणा को ध्वस्त कर दिया कि यूरोपियन बैरिस्टर भारतीय बैरिस्टरों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। धीरे धीरे वह अपने वकालत के व्यवसाय में अपने आप के भरोसे जीने लगे। इससे वे पैसा भी कमाने लगे तो सामाजिक क्षेत्र में भी सक्रिय होने लगे। ऐसा स्वराज हमारे लिए अब साफ है। बंबई में हुई मजदूरों की हड़ताल की गूंज अभी तक शांत नहीं हुई थी। उस दिन हुई पुलिस द्वारा गोलीबारी के संबंध में सरकार ने एक जांच कमेटी बनाई थी और कमेटी ने पुलिस गोलीबारी और मजदूरों की ओर से की गई गड़बड़ी के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी और कम्युनिस्ट पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। कमेटी ने बहस के लिए रिपोर्ट विधानसभा में पेश की तो जमनादास मेहता ने कहा कि यह एक तरफा रिपोर्ट है जो कमेटी की बजाय किसी और द्वारा तैयार की हुई है। अपने पक्ष में डॉक्टर अंबेडकर ने आवेश में आकर कहा, मैं एक्शन कमेटी को पूरी तरह मानने को तैयार हूँ और हर तरह की जांच के लिए भी तैयार हूँ। यदि किसी व्यक्ति में हिम्मत हो तो वह मुझ पर मुकदमा चलाए। कमेटी ने कहा कि मजदूरों पर हड़ताल के दौरान गोली चलाना उचित था, लेकिन हमें शांति व कानून को बनाए रखने के लिए लोगों की आजादी का भी ख्याल रखना होगा। यदि स्वराज का अर्थ यही है कि हमारे गृह मंत्री पुलिस के द्वारा जनता पर मनमाने ढंग से गोलियां दागते रहें और अन्य लोग इसे देखकर हंसते रहें और समर्थन करते रहें क्योंकि वे एक विशेष पार्टी से संबंध रखते हैं, यदि यही स्वराज है तो मुझे मजबूर होकर कहना पड़ रहा है कि ऐसा स्वराज हमारे लिए अब साफ है, वरदान नहीं। लानत है ऐसे स्वराज पर। इतना कहते ही सदन तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। डॉक्टर अंबेडकर जी के इस तीखे भाषण से गृह मंत्री
के एम मुंशी गुस्से में तमतमाकर बोले कि डॉक्टर अंबेडकर के जोशीले भाषणों के कारण मजदूरों की हड़ताल हुई और सदन में वह व्रत के शब्द जाल से चुनौतियां दे रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने पलटवार करते हुए कहा, यदि सरकार यह आरोप लगा रही है कि मजदूरों ने मिल मालिकों के सिर फोड़ दिए हैं, तो वह मजदूरों पर मुकदमा चलाने से क्यों डर रही है। सदन में हर तरह के मुद्दे पर डॉक्टर अंबेडकर ने अपने ठोस तर्कों से सबकी बोलती बंद कर देते थे। इधर कांग्रेस उन पर छिलछिले आरोप लगाते थे कि डॉक्टर अंबेडकर सदन में बहुत कम उपस्थित रहते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद विधानसभा कार्यों का विवरण पेश करते हुए मुख्यमंत्री खेर ने विरोधी दल के नेता डॉक्टर अंबेडकर जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि डॉक्टर अंबेडकर ने हमेशा देश के लिए हितकारी आलोचना कर महत्वपूर्ण सूचनाएं दी और हमारी सरकार के दोष सामने लाए। मैं जातिगत भेदभाव का विनाश चाहता हूँ। फरवरी 1939 से गुजरात की राजकोट रियासत में राजकीय सुधार के लिए जोरदार आंदोलन शुरू हुआ। कांग्रेस के अध्यक्ष पर सुभाष चंद्र बोस को चुन लेने के कारण गांधी जी नाराज थे, इसलिए वह भी राजकोट गए ताकि त्रिपुरा कांग्रेस सम्मेलन, जहां सुभाष चंद्र बोस अध्यक्षता करने वाले थे, में कुछ गड़बड़ पैदा हो जाए। राजकोट रियासत में राजनैतिक सुधारों के बारे में विचार विमर्श के लिए बनाई कमेटी में अछूत वर्ग का प्रतिनिधि भी लिया जाना चाहिए। ऐसी मांग करने के लिए राजकोट के दलित समाज ने डॉक्टर अंबेडकर जी को आमंत्रित किया। 18 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर हवाई जहाज द्वारा राजकोट पहुंचे। उसी दिन राजकोट के राजा साहब ठाकुर से भेंट की तथा रात को दलितों की एक सभा में डॉक्टर अंबेडकर ने भाषण दिया। अगले दिन डॉक्टर अंबेडकर ने गांधी जी के साथ 45 मिनट तक बातचीत की ताकि पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधि मंडल भी सुधार कमेटी में लिया जा सके। गांधी जी को बुखार था, इसलिए बातचीत लंबी नहीं हो सकी, इसलिए उन्होंने वायसराय को मामला निपटाने की प्रार्थना की। गांधी जी को आखिर यह कहना पड़ा कि आशाएं मिट्टी में मिल चुकी हैं और वह राजकोट से निकल गए हैं। इसके कुछ दिन बाद डॉक्टर अंबेडकर जी ने फेडरल कोर्ट के चीफ जस्टिस मॉरिस ग्वार के सामने राजकोट के झंडे के विवाद पर जोरदार वकालत की, जिसमें फैसले के लिए डॉक्टर अंबेडकर जी के 2 अभियोगों के आधार का उल्लेख करना पड़ा। जुलाई 1939 के पहले सप्ताह में डॉक्टर अंबेडकर जी ने परेल बम्बई में चर्मकार समाज की रोहिदास शिक्षण समिति की ओर से आयोजित एक सभा को संबोधित किया। इसमें ज्यादातर लोग चमार जात के थे। धर्मांतरण के मुद्दे पर महार लोग तो पूरी तरह से बाबा साहब के साथ थे, जबकि महाराष्ट्र के चमार जात के लोग साथ नहीं थे, इसलिए यह सभा ज्यादा महत्वपूर्ण थी। अपने संबोधन में डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा, मैं सारी दलित जातियों के कल्याण के लिए काम कर रहा हूँ। मैं तो खुद अछूत जातियों के आपसी भेदभाव का विनाश चाहता हूँ। हमें मिलकर अपने अधिकारों व उद्धार के लिए संघर्ष करना है। इसलिए इस आंदोलन से दूर होने की बजाय जुड़े।
महाराष्ट्र में महारों की संख्या ज्यादा है, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। इसी कारण इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी में भी महारों की संख्या ज्यादा है। राजनीतिक मुद्दों पर बाबा साहब ने कहा, मैं कांग्रेस में नहीं हूँ, इसलिए कांग्रेस पार्टी कुछ दलित नेताओं को खिलाफ खड़ा कर दलित समाज में फूट डाल रही है, इसलिए आप कांग्रेस के बहकावे में नहीं आए। मैं किसी जात विशेष का पक्षपाती नहीं हूँ, सबकी भलाई के लिए ही काम कर रहा हूँ और जाति भेद भी भावनाओं से मुक्त होना है तो धर्मांतरण ही एकमात्र इलाज है। सेकंड वर्ल्ड वार छिड़ गया, कांग्रेस धूल-मूल, अंबेडकर स्पष्ट। इसी दौरान पोलैंड की सुरक्षा की समस्या पर यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वार छिड़ गया। इस संबंध में भारतीय नेताओं के विचार अलग अलग थे। भारत के उदारवादी नेता इस युद्ध में बिना शर्त के सहयोग देने के पक्ष में थे। पंडित नेहरू चीन यात्रा से लौटे ही थे, उन्होंने भी बिना शर्त सहयोग देने का समर्थन किया, क्योंकि उनके अनुसार राज्यों के लेन देन के संबंध में यह सही अवसर था। गांधी जी बहुत दुखी हुए, उन्होंने ब्रिटिश वायसराय हिंद से कहा, ब्रिटिश संसद भवन और वेस्ट मिनिस्टर एबे युद्ध में तबाह हो गए तो हमें बहुत अफसोस होगा। इस मुद्दे पर मुस्लिम लीग व मुस्लिम नेता जिन्ना ने कहा कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय मुसलमानों के मन में सुरक्षा व स्वतंत्रता की भावना पैदा करनी चाहिए। सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में अपने विचार प्रकट करते हुए बाबा साहब ने कहा कि पोलैंड की ओर विशेष झुकाव नहीं है, क्योंकि पोलैंड भी यहूदियों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। पोलैंड की सुरक्षा की समस्या तो विश्व युद्ध में एक घटना के बराबर है। असली मुद्दा तो यह है कि जर्मनी उन देशों पर अपनी मर्जी थोपना चाहता है जो उसकी हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं। वो यह पूरे विश्व के लिए यह खतरा है। डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पष्ट कहा कि वह उन लोगों के साथ सहमत नहीं है जो इस समय इंग्लैंड के साथ आई मुसीबत को भारत के लिए अच्छा अवसर मानते हैं। हमें फिर से गुलामी की ओर ले जाने वाले मार्ग की ओर से बचाना चाहिए। बाबा साहब ने कहा कि भारत को अपनी विदेश नीति में युद्ध की घोषणा करने और युद्धबंदी करने के लिए कोई पूछा नहीं जाए, राय नहीं ली जाए, यह भारत के साथ अन्याय है। भारत को ब्रिटिश राष्ट्र कुल में रहकर बराबरी की हिस्सेदारी के लिए संघर्ष करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार भारतीय लोगों को अपने देश की रक्षा करने के लिए शक्तिशाली बनाने की दृष्टि से कोई योजना पेश करे। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को याद दिलाया कि गोलमेज सभा में सरकार यह बात स्वीकार कर चुकी है कि भारत की सुरक्षा भारत की ही जिम्मेदारी होगी। अपने मत को पूरा करते हुए बाबा साहब ने कहा कि ब्रिटिश सरकार यह कर्तव्य है कि वह भारत को यह भरोसा दिलाए कि युद्ध के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में भारत को कौन सा दर्जा मिलेगा। भारत को जब तक यह विश्वास नहीं दिलाया जाता कि उसको उन सिद्धांतों का लाभ होगा जिसके लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, यदि ऐसा नहीं होगा तो भारतीय स्वेच्छा से तन मन से नहीं लड़ सकेगा।
14 सितंबर 1939 को कांग्रेस के नेताओं ने विश्व युद्ध के संबंध में अपनी नीति बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि स्वतंत्र व लोकतांत्रिक भारत अन्य स्वतंत्र देशों के साथ एक दूसरे की सुरक्षा के लिए आपस में सहयोग करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने अनुरोध किया कि ब्रिटिश सरकार साम्राज्यवाद और लोकतंत्र के संबंध में और खास तौर से भारत की दृष्टि से अपना युद्ध संबंधी रुख स्पष्ट करे कि वर्ल्ड वार के बाद ब्रिटिश शासन भारत को कौन सा दर्जा देगा। कांग्रेस के इस ढुलमुल व्यवहार से डॉक्टर अंबेडकर सहमत नहीं थे। इन्हीं दिनों वीर सावरकर, अंबेडकर, केलकर, जमना दास मेहता, चिमनलाल, सिद्धवाड़, सर काउंसजी, जहांगीर और विठ्ठलराव चंद्राकर ने एक संयुक्त बयान पत्र जारी कर कहा कि गांधी जी द्वारा यह दावा करना कि कांग्रेस ही सभी भारतीयों की प्रतिनिधि संस्था है, यह खोखला दावा है जो भारत के लोकतंत्र के लिए काफी हानिकारक साबित होगा। डॉक्टर अंबेडकर जी सहित 7 नेताओं के हस्ताक्षर वाला यह बयान काफी चर्चित रहा। वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो से अंबेडकर की भेंट। अक्टूबर 1939 के पहले और दूसरे सप्ताह में वायसराय हिंद लॉर्ड लिनलिथगो ने अलग अलग वर्ग व पार्टियों के लगभग 52 प्रमुख भारतीय नेताओं से मुलाकात की, जिनमें गांधी, नेहरू, अंबेडकर, जिन्ना, सावरकर, पटेल, सुभाष बोस, राजेंद्र प्रसाद आदि प्रमुख थे। 9 अक्टूबर को वायसराय से अंबेडकर की भेंट। इस मुलाकात में अंबेडकर ने वायसराय हिंद के समक्ष अपना दृष्टिकोण बताया कि भारतीय संविधान के प्रगति संदर्भ में दलित वर्ग की कैसी स्थिति रहेगी, अर्थात भारत के भावी संविधान में दलित समाज का क्या स्थान होगा। उन्होंने इस मौके यह शिकायत की कि पूना पैक्ट को ईमानदारी से लागू नहीं किया गया और वह इस मुद्दे को राजनीतिक सुधार का पुनर्विचार करते समय उठाएंगे। भारतीय नेताओं से विस्तृत चर्चा के बाद लॉर्ड लिनलिथगो ने एक पत्र प्रकाशित का भारतीय लोगों की आशाओं के बारे में ब्रिटिश सरकार की नीतियों की घोषणा की। इसमें महत्वपूर्ण घोषणा यह थी कि युद्ध समाप्त होने के बाद इंडियन गवर्नमेंट एक्ट अर्थात भारत सरकार के शासन संबंधी कानून में सुधार किया जाएगा, जिसके लिए सभी प्रमुख पार्टियों की सहमति ली जाएगी। उन्होंने कहा कि युद्ध के समय एक सलाहकार कमेटी बनाई जाएगी, जिसमें सभी पार्टियों के प्रतिनिधि लिए जाएंगे। कांग्रेस कमेटी ने वायसराय के बयान से असंतोष जताया और कहा कि ब्रिटिश सरकार को सहायता देने का अर्थ होगा उनकी साम्राज्यवादी नीतियों को सहमति देना। कांग्रेस ने सभी प्रांतीय मंत्रिमंडलों को त्यागपत्र देने को कहा। ऐसा करके कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार की उन नीतियों को अमल में लाने की अपरोक्ष रूप से छूट दी जिसकी कांग्रेस निंदा करती थी। इसके बाद बाबा साहब ने दिल्ली में एक बयान जारी कर कहा कि जब तक गांधी जी और कांग्रेस अपने व्यवहार में बदलाव नहीं लाते, तब तक अछूतों व अन्य अल्पसंख्यकों की समस्याएं हल नहीं हो सकती। उन्होंने कहा कि देशभक्ति कोई
कांग्रेस की बपौती नहीं है। अतः जो लोग कांग्रेस की विचारधारा से सहमत नहीं है, उन्हें भी देश से प्रेम है, उन्हें भी अपनी बात रखने का अधिकार है। मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस मंत्रिमंडल पर लगाए आरोपों के बारे में उन्होंने कहा कि यह आरोप गलत है कि जिन प्रांतों में कांग्रेस की सरकार है वहां मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। बयान में अंत में कहा कि यदि मुस्लिम लीग की भारत विभाजन की मांग पर मुसलमान एक रहे अड़े रहे तो भारत अखंड नहीं रह पाएगा। बंबई में अंबेडकर नेहरू की पहली मुलाकात। पहला, अलग अलग पार्टियों के साथ प्रमुख व्यक्तियों द्वारा संयुक्त बयान जारी करना और दूसरा, अंबेडकर का यह बयान जानकर कांग्रेस की नींद हराम हो गई। कांग्रेस की युद्ध समिति के अध्यक्ष पंडित नेहरू को बाबा साहब से चर्चा करने के लिए नियुक्त किया। अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में बंबई में अंबेडकर और नेहरू की भेंट हुई। 2 दिन चर्चा हुई। यह अंबेडकर व नेहरू की पहली भेंट थी। उन दिनों अपने भाषणों ने बाबा साहब नेहरू को चौथी कक्षा का स्कूली लड़का कहते थे। दोनों की भेंट बंबई प्रांत के मुख्यमंत्री खेर ने कराई थी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं के साथ 3-4 दिन अंबेडकर के साथ चर्चा हुई। गांधी जी ने अपने सचिव महादेव देसाई को भी नेहरू अंबेडकर भेंट के नतीजों की जानकारी देने के लिए वर्धा से बंबई भेजा था। यह चर्चा बंबई मंत्रिमंडल के त्यागपत्र तक सीमित रही। कांग्रेस दल की जिन प्रांतों में सरकारें थी वहां सभी विधानसभाओं में त्यागपत्र देने से पहले युद्ध विषयक प्रस्ताव पेश किया गया। बंबई विधानसभा में भी प्रस्ताव पेश किया गया। डॉक्टर अंबेडकर ने युद्ध के बारे में अपना रुख स्पष्ट किया और बताया कि दलित वर्ग वह दर्जा स्वीकार नहीं करेगा जिसमें उसे शूद्र को नीच स्थान पर सड़ना पड़े। अछूतों का सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक शोषण के साथ यदि राजनैतिक शोषण भी किया गया तो मैं यह कतई सहन नहीं करूंगा। बहुसंख्यक सवर्ण हिंदू अभी भी अछूतों के साथ समता, स्वतंत्रता व बंधुत्व की भावना से इनकार कर रहे हैं। आज हर सरकारी विभाग में कहीं भी दलित कर्मचारी अधिकारी नहीं है। यदि छोटे पदों पर हैं तो इक्के दुक्के। इसलिए जिनको इस बारे में गलत फहमी है उन्हें बता दो कि जब मेरे व्यक्तिगत हित और देश के हित में के संघर्ष होगा तो मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। मैंने खुद के हित को कभी महत्व नहीं दिया। यदि ऐसा किया होता तो मैं आज दूसरी जगह होता। जब जब देश के हित का सवाल खड़ा हुआ है मैं सबसे आगे खड़ा रहा। गोलमेज सभा में ब्रिटिश सरकार की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ साहस के साथ बोलने वाला मैं ही था। जिसके बाद कुछ ब्रिटिशों ने मुझे खतरनाक, शरारती, क्रांतिकारी व राष्ट्रवादी माना था। और हाँ, इस देश की जनता के मन में मैं अनावश्यक आशंका भी नहीं रहने दूंगा। देश के अलावा मैं एक दूसरी बड़ी जिम्मेदारी से भी बंधा हुआ हूँ जिसे मैं कभी अलग नहीं कर सकूंगा। वह निष्ठा मेरा अछूत समाज है जिसमें मैंने जन्म लिया है। मैं उनका हूँ और मरते दम तक मैं उनसे अलग नहीं होऊंगा।
इसलिए मैं दृढ़ निश्चय के साथ बताता हूँ कि जब अछूतों के हित व देश के हित के बीच संघर्ष होगा तो मैं अछूत के हित को प्राथमिकता दूंगा। जो शोषण व छल करने वाले बहुसंख्यक जमात है वह देश के नाम पर बोलती रहेगी तो भी मैं उसे समर्थन नहीं दूंगा। साथ ही जब मेरे व्यक्तिगत हित व देश हित के बीच संघर्ष होगा तो मैं देश के हित को प्राथमिकता दूंगा। विधानसभा में डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 1.5 घंटे तक भाषण दिया। गरीबों के घावों पर नमक छिड़क दिया। आखिर नवंबर 1939 के पहले सप्ताह में कांग्रेस शासित प्रांतों के मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। शासन गवर्नरों ने संभाला। मुस्लिम लीग नेता कांग्रेस के त्याग पत्र देने पर बहुत प्रसन्न हुए और उस दिन को मुक्ति दिन कहा। भेड़ी बाजार में मुस्लिम लीग द्वारा आयोजित सभा में डॉक्टर अंबेडकर व जिन्ना के भाषण हुए। फारसी समुदाय ने भी प्रसन्नता जाहिर की। उन्हीं दिनों बंबई सरकार ने महार वतनों के ऊपर एक नया टैक्स लगा दिया। बाबा साहब 1927 से इसके खात्मे के लिए संघर्ष कर रहे थे। सरकार ने इसे खत्म करना तो दूर एक नया टैक्स और लगा दिया जिसके कारण बाबा साहब द्वारा नाराजगी जाहिर करना स्वाभाविक था। या तो गरीबों के घावों पर कांग्रेस ने जमकर नमक छिड़क दिया जैसा था। इसके खिलाफ लाम बंद होकर आवाज उठाने के लिए महाराष्ट्र के महार मातंग व बेविगार जातियों के लोग मध्य दिसंबर 1939 में हरे गांव में एकत्रित हुए। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में वहां अछूत गरीबों की विशाल सभा हुई। जुलूस व शोषण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लगभग 20,000 वतनदारों को संबोधित करते हुए बाबा साहब ने बंबई सरकार को खुली चुनौती दी। उन्होंने कहा कि यदि यह जुल्मी आदेश 6 महीनों में वापस न लिया तो मेहनतकश अछूतों के सामने उस सरकारी काम को नकारने व संघर्ष करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं होगा। उन्होंने मंच के माध्यम से यह मांग उठाई कि वतनदारों को अन्य सरकारी नौकरों की तरह ही वेतन दिया जाए और उन्हें गुलामी से मुक्त करें। वर्ष 1940 की शुरुआत से ही राजनीतिक हलचल बढ़ गई। 19 मार्च को बाबा साहब महड़ गए। यह दिन तो मानो आजादी कर जश्न का दिन था। बाबा साहब जैसे जुझारू नेतृत्व में आखिर महार सत्याग्रह के संघर्ष पर अछूतों की विजय हुई थी। 19 मार्च 1927 के दिन ही महार तालाब के पानी के उपयोग लेने के लिए यह आंदोलन शुरू किया। 12 मार्च 1939 के दिन लगभग दबे कुचले वर्ग के 10,000 मेहनत का अछूत स्वाभिमान की जीत का जश्न मनाने आए थे। वहां बाबा साहब ने भाषण में कहा कि आज देश में सारी ताकत राजनीतिक सत्ता को हासिल करने के लिए झोंक की जा रही है, जबकि सामाजिक व आर्थिक समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जो बहुत गलत है। उन्होंने हिंदू समाज को सलाह दी कि वह पुरानी सड़ी गली निरर्थक मान्यताओं को त्याग कर आधुनिक वैज्ञानिक विचारों के समाज का निर्माण करें। उसी दिन शाम को महार नगर पालिका ने बाबा साहब के सम्मान में एक समारोह का आयोजन किया।
देश में राजनैतिक संकट बढ़ा। डॉक्टर अंबेडकर हर पल सजग। देश में राजनैतिक संकट बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 1940 में रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में देश के बंटवारे के विचार की कड़ी निंदा की। उसी दौरान लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ, जिसमें भारत के उत्तर पश्चिम व पूर्वी भाग में जहां मुसलमानों की बहुसंख्या थी, वहां अलग स्वतंत्र राज्य बनाए जाने की मांग कर डाली। कभी उदार विचारों के जिन्ना ने अब कड़ा रुख अपनाकर मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कर सबको चिंता में डाल दिया। डॉक्टर अंबेडकर इन सारी घटनाओं पर बारीकी से नजर रखे हुए सचेत थे। सेकेंड वर्ल्ड वार तेजी से आग पकड़ता जा रहा था। हिटलर ने बेल्जियम, हॉलैंड, नॉर्वे आदि जैसे छोटे व कमजोर देशों पर कब्जा कर लिया था, जिसमें हालात बहुत गंभीर हो गए थे। ब्रिटेन व उसके समर्थक देशों के लिए दिनों दिन चिंता बढ़ती जा रही थी। कांग्रेस की स्थिति बहुत असमंजस में थी। कांग्रेस के नेताओं ने गांधी जी के नेतृत्व को अस्थायी रूप से छोड़कर ब्रिटिश सरकार से कहा कि केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार बनाकर उसमें भारतवासियों को संपूर्ण प्रतिनिधित्व दिया जाए तो वह ब्रिटेन के युद्ध प्रयास में सहयोग देंगे। पुणे में आयोजित कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय बैठक में इस सुझाव को फिर से पेश किया, लेकिन विरोध में कहा कि क्या ऐसा करने से केंद्र में बहुसंख्यक हिंदू की बहुसंख्या निर्धारित हो जाएगी। लेकिन जिन्ना को आशंका थी कि इसमें हिंदुओं की स्थायी बहुमत वाली सरकार बन जाएगी। इसी दौरान कांग्रेस का घमासान फिर बढ़ गया। गांधी जी व उनके सहयोगियों ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटा दिया। सुभाष बोस को देश के लोग सम्मान देते थे, लेकिन कांग्रेस ने उनकी फजीहत कर ली। इससे वह नाराज हुए। वह बंबई आए और 22 जून 1940 को वह डॉक्टर अंबेडकर, जिन्ना और सावरकर से मिले। डॉक्टर अंबेडकर की तरह सुभाष बोस भी फेडरल स्कीम के विरोधी थे, इसलिए उन्हें लगा कि डॉक्टर अंबेडकर भी उनके साथ सहयोग करने के लिए तैयार होंगे। दोनों की उस महत्वपूर्ण भेंट में संघ राज योजना के खिलाफ चर्चा होने के बाद डॉक्टर अंबेडकर ने सुभाष बोस से दो खास सवाल किए। पहला, क्या आप कांग्रेस के खिलाफ चुनाव में उम्मीदवार खड़ा करेंगे? सुभाष बोस ने कहा, नहीं। दूसरा, अछूतों की समस्याओं के बारे में आपकी पार्टी की ठोस भूमिका क्या रहेगी? लेकिन बोस फिर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। राष्ट्र निर्माण में दोनों अच्छी भूमिका निभाए या तो चर्चा हुई, लेकिन दो महान देशभक्तों की वैचारिक यात्रा आगे नहीं बढ़ पाई। शायद सुभाष बोस को अछूतों की सामाजिक दशा की समस्या पर ज्यादा ध्यान नहीं था। उसी दिन सुभाष बोस व सावरकर की भेंट हुई। इसके बाद बोस ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ भारत से बाहर रहकर संघर्ष करने का विचार किया।